Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 11th of August 2024. So first of all, we are talking about Hindenburg accuses the SEBI chief, the husband of Adani Link. So यहाँ पे क्या बात हो रही है? ऑफशोर एंटिटीज की बात हो रही है इसके अंदर फॉर the Adani, the issue related to the Adani scandal. एंड इसके अंदर हम अगर बात करते हैं तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है जिसने एक्यूज किया है बेसिकली द सीईओ ऑफ सेबी। सो क्या दिखाता है ये? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखाता है क्योंकि हिडन कनेक्शंस बताए गए हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड द इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स व्हिच कैन लीड टू द अनफेयर एडवांटेजेस एंड इट कैन अंडरमाइन द ट्रस्ट। कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट दिखाया गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के एलिगेशन लगाए गए हैं फॉर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि इलीगल एक्टिविटीज में रिजल्ट हो सकता है। एंड एथिक्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो दिखाता है कि जो फेलियर है टू डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, इट में इंडिकेट कि ओवरसाइट वीक है एंड एडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर। इसके लिए जरूरी है कि एक फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, स्टेक होल्डर ट्रस्ट होना चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स वायलेट नहीं होने चाहिए एंड इन्वेस्टर, कस्टमर और जो ब्रॉडर मार्केट है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हार्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टीवी सोमनाथन is appointed as our new cabinet secretary. कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के अंदर बात करते हैं तो वो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं एंड एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो कैबिनेट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं ऑन पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स एंड ऑल्सो ऑन द गवर्नेंस मैटर्स। इसके अलावा सिविल सर्विसेज आईएएस उसको तो लीड करते ही हैं, आईएएस एंड अदर सिविल सर्विसेज को। चेयरिंग कमिटीज जैसे कि हाई लेवल कमिटीज होती हैं जो जैसे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोर्ड या फिर कमिटीज फॉर कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, उनको भी चेयर करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, जो गवर्नमेंट के बोल सकते हैं कि चीफ कोऑर्डिनेटर की तरह काम करते हैं। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है बेसिकली स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे गवर्नमेंट की एंड अगर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस चाहिए तो उनको एडवाइस देते हैं ऑन सेवरल मैटर्स एंड एक तरीके से लिंक की तरह काम करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच में और जो एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस एंड अदर सिविल सर्विसेज मशीनरी है उसके बीच में। सो टीवी सोमनाथन, इसको लिख लेना प्रेरणा, टीवी सोमनाथन। Next is regarding the government sector is facing uncertainty. So uncertainty क्यों बोला जा रहा है कि uncertainty फेस कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर? क्योंकि बांग्लादेश में हमने देखा है अनरेस्ट है एंड जो गवर्नमेंट है उनको हटा दिया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई है एंड नाउ वी आर होपिंग कि एवरीवन इज सेफ एंड सून देयर विल बी नॉर्मलसी इन दी सिचुएशंस। बट उसकी वजह से देखा गया है कि यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश के अंदर वहां पे ज्यादातर जो यार्न है जिसके थ्रू कपड़े बनाए जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, वो तमिलनाडु या साउथ इंडिया साइड से जाते हैं एंड पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तमिलनाडु से ही जा रहे हैं इन गुड फेथ। सो जो गारमेंट एंड निटेड फैब्रिक सेक्टर है इट इज विटनेसिंग सम अनसर्टेनिटी ड्यू टू द बांग्लादेश क्राइसिस, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर भी वो भी कंसर्न्ड हैं इस चीज को लेके। तो जो एक्सपोर्ट्स हैं फ्रॉम द बांग्लादेश वो इंक्रीज हुए हैं क्योंकि ड्यूटी और कोटा लिबरल अप्रोच थी एंड लो इनकम कंट्री थी। इंडिया के लिए भी एक चैलेंज या कंपटीशन की तरह एक्ट करती है बांग्लादेश इफ वी टॉक अबाउट जो एक्सपोर्ट है या मार्केट शेयर है इन द गारमेंट सेक्टर।
सो जो बांग्लादेश का गारमेंट इंडस्ट्री है, इट अकाउंट्स फॉर 84% ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट। जबकि इंडिया के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में गारमेंट सेक्टर का जो परसेंटेज है, इट इज अबाउट 12%। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स की भी बात करते हैं तो इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स के केस में इंडिया के लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है, सेटअप करने में टाइम लगता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि लॉजिस्टिक का भी प्रॉब्लम है, तो इन चीजों के ऊपर इंडिया वर्क कर सकता है। साथ साथ में पोर्ट सिटीज जो हैं, पोर्ट हब्स के पास ही हम गारमेंट हब्स भी बना सकते हैं, टेक्सटाइल हब्स भी बना सकते हैं, जो कि हमें लॉजिस्टिक्स में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ PLI स्कीम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव एज कहीं ना कहीं बांग्लादेश को मिलता है, because it is a least developed, it comes in the category of least developed country, and इसकी वजह से वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट स्टेटस भी इंजॉय करते हैं, जो कि इंडिया के केस में नहीं अप्लाई होता है। तो एक वो एडवांटेज बोल सकते हैं कि बांग्लादेश को मिलता है। एंड ओवरऑल बात करते हैं कि दोनों ही कंट्रीज की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है इन द गारमेंट सेक्टर, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म हमने देखा था कि हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी है फॉर द गारमेंट सेक्टर, वो इंडिया के पास आ जाए, क्योंकि अनरेस्ट देखा जा रहा है एंड नॉर्मलसी वापस आएगी, विच वी आर होपिंग इन बांग्लादेश। तो एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस जब तक बांग्लादेश फेस कर रहा है, बोला जा रहा है कि इन शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो, जो इन्वेस्टर्स हैं वो शिफ्ट हुए इंडिया के मार्केट में, एंड इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री को फायदा हो। सो पर्टिकुलरली तमिलनाडु, जहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है, उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंसर्न की बात की जा रही है। Then next is, should you store cord cells? तो cord cells होते क्या हैं? cord cells को हम cord blood stem cell भी बोलते हैं, एंड ऐसे सेल होते हैं जो हमारा umbilical cord होती है, हम प्लेसेंटा होती है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। इनमें डिफरेंट क्यों है? क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स, जिसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे कि जेनरेटिव मेडिसिन में जब हम बात करते हैं तो कॉर्ड सेल जो हैं वो रिपेयर या फिर रिप्लेस कर सकते हैं किसी डैमेज टिश्यू को या ऑर्गन को। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर अगर है तो वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशन जो है उनको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ड्रग डिस्कवरी के अंदर कॉर्ड सेल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट क्या कॉर्ड सेल्स को स्टोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो बोल सकते हैं कि एक उसके साथ रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसर्न्स भी उठते हैं। इसके साथ साथ कंटामिनेशन रिस्क होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लिमिटेड यूटिलिटी होती है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ डिजीजेस को ही हम ट्रीट कर सकते हैं विद द कॉर्ड सेल्स। एंड इसके साथ साथ कंटामिनेशन रिस्क होता है ड्यूरिंग द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड द स्टोरेज स्टेज। तो कॉम्प्रोमाइज बहुत इजीली हो सकता है फॉर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ दी स्टेम सेल्स। रेगुलेटरी और एथिकल कंसर्न की बात करते हैं तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। जो भी मदर हैं, शी शुड बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉर्ड ब्लड कलेक्शन या फिर उनका स्टोरेज किया जाएगा। इसके साथ साथ कौन ओनर है इस कॉर्ड ब्लड का, वो डिसीजन भी होना चाहिए, एंड कैसे उसको यूज किया जाएगा, एंड पूरी इस इंडस्ट्री का कमर्शलाइजेशन ना हो। सो हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि पब्लिक बेनिफिट या फिर ग्रेटर गुड के लिए हम कर रहे हैं ये, ना कि प्रॉफिट के लिए। एंड इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन उठता है कि क्या स्टोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि अगर पब्लिक डोनेशन की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक बैंक को डोनेट कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट्स को वो हेल्प कर रहा है, तो इट शुड बी डन। इसके साथ साथ कुछ लोग प्राइवेट स्टोरेज भी आजकल इसका कंसिडर करते हैं पोटेंशियल फ्यूचर यूज के लिए, बट वही वहां पे रिस्क आ जाते हैं कंटामिनेशन जैसे। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन है डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल और ऑन द डिमांड्स इन द मेडिकल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो ये डिसीजन बहुत And जो बनाना cord चाहिए। वाले stem cells हैं, these are multipotent cells, so they can develop into different types of the organ cells in the body. So one is this, and secondly, we say that there are very less chances of
occurrence of error when we are using the cord stem cells. These are, we can say, non-invasive methods so of collection. So that is like not painful because it is being collected from the umbilical cord. So these are certain benefits out of it. Officials turned blind eye to the landfills and we are punished. तो हम देखते हैं कई बार, जैसे इस इमेज में भी दिखाया जा रहा है, कूड़े का पहाड़। तो दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज के अंदर भी हम इतने बड़े लैंडफिल्स देखते हैं, एंड इतने सालों के बाद भी हम इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले सिटीजन्स को तो प्रॉब्लम होती ही है। एक्सेसिव फ्लाई या फिर मस्कीटो जैसी प्रॉब्लम, या फिर बैड ओडर वाली प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि इसमें कई बार आग भी लग जाती है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आसपास रहने वाले लोगों की तो बेकार होती ही है, बट साथ साथ में जो एनिमल है वो आर नॉट इन्फॉर्म्ड कि ये जो लैंडफिल्स हैं कितनी ज्यादा हार्मफुल हैं, वो भी इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि इस इमेज में भी देख सकते हैं हम। तो क्यों प्रॉब्लम जो लैंडफिल्स की है बड़ी सिटीज जैसे इंडिया दिल्ली अभी भी इंक्रीज हो रही है? तो रैपिड, हम बोल सकते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अनप्लैंड है। पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हो रहा है बड़ी सिटीज के अंदर, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। इसके साथ साथ ये इमेज हमें ये भी दिखाती है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ी सिटीज के अंदर, वो एडिक्वेट नहीं है अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू दी अर्बनाइजेशन पेस। तो हम दिल्ली को कई बार कंपेयर करते हैं न्यूयॉर्क सिटी से, बट क्या रियली हम उस स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे अगर हम लैंडफिल इशू से ही डील नहीं कर पा रहे हैं? तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि एक इफेक्टिव वेस्ट सेग्रीगेशन कलेक्शन होना चाहिए हर घर के लेवल से ही। हर बच्चे को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बिन्स है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट कैसे डालना है, कौन से बिन में कौन सा वेस्ट डालना है, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सबसे पहले तो वेस्ट टू एनर्जी जैसे प्लांट्स में, ताकि इतने बड़े लैंडफिल्स के साथ, इतने बड़े लैंडफिल्स की हम रिसाइकलिंग कर पाए। इसके साथ साथ कंपोस्टिंग या फिर वेस्ट रिड्यूस करने की जैसी प्रैक्टिसेस को हमें स्कूल लेवल से ही बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ताकि वो अपने घर में भी इम्पैक्ट डाल पाए। एक सर्कुलर इकोनॉमी बोल सकते हैं कि बनानी चाहिए पूरे इस वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर। फंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, देन डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को साथ में लाना चाहिए ताकि एक ओवरऑल मैनेज करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। इसके साथ साथ डिस्पोजल कैसे हो रहा है, कलेक्शन कैसे हो रहा है, उसके लिए कैंपेनिंग करनी चाहिए एंड अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कम्युनिटीज के बीच में, ताकि एक लॉन्ग टर्म वेस्ट मैनेजमेंट प्लान और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो पाए। दिल्ली जैसे बड़े सिटीज जो हैं वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो बर्डन इसका पूरा का पूरा बोल सकता है कि गवर्नमेंट के ऊपर ही रहता है। तो हम मेक श्योर कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भी कोलैबोरेशन हो एंड ऑल्सो एनजीओज, उनका भी कोलैबोरेशन हो फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट। इसके साथ साथ जैसे हम क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम जीरो वेस्ट गोल या फिर फेजिंग डाउन दी वेस्ट इन सच बिग सिटीज, ऐसे गोल्स या स्ट्रैटेजीज को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ये लैंडफिल हम देख रहे हैं, इसका जो वाटर सीपेज है वो डायरेक्टली ग्राउंड में जा रहा है। तो हम इंजीनियर्ड लैंडफिल्स भी बना सकते हैं, बायो माइनिंग, बायो रेमिडिएशन जैसे प्रोसेसेस कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लैंडफिल्स है वहां पे भी। सो ये डिफरेंट चैलेंजेस हो जाते हैं रिलेटेड टू दी लैंडफिल्स एंड क्या हम कर सकते हैं। तो दिल्ली में ऑलरेडी वी आर सीइंग कि 2 इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स बनाई जा रही है। एंड इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स क्या होंगी? दे आर लाइक एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट। सो वहीं पे वी विल बी हैविंग द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, and this would be helping us in generating more of electricity also. This would be an example of reusing the waste, and segregation of waste भी किया जाएगा, but that should again begin from the household level. So role of MCD, and as you pointed out, the role of NGO specifically in awareness generation becomes very significant over here. यस।
Next is regarding an Australian firm hopes the fungi can slow global warming by stashing carbon dioxide underground. So अंडरग्राउंड स्टैश करने की बात कर रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। एंड उसमें फंगाई का क्या रोल होगा? तो जो फंगाई की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट कैन स्टोर अप टू 36% ऑफ द ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एमिशंस, जो कि इक्विवेलेंट है टू मोर देन चाइनाज एनुअल एमिशन। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो फंगाई हैं कितने लेवल तक ग्लोबल फॉसिल फ्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो स्टोर कर सकते हैं। एंड क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है विथ प्लांट्स, तो ये जो कार्बन को कन्वर्ट कर रहे हैं शुगर्स, वो प्लांट्स भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं जब हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे उस एरिया के ऊपर। सो इतने मैसिव अमाउंट में कार्बन पूल हमारे पास बन जाएगा एंड बोल सकते हैं एक नेचुरल कार्बन कैप्चर स्टोरेज सिस्टम बन जाएगा अगर हम अंडरग्राउंड ऐसे CO2 को स्टोर कर रहे हैं तो। एंड फंगाई को ही क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि वो नेचर्स का कार्बन ट्रेडर की तरह काम करता है। एंड जैसे कि यहाँ मैंने लिखा बोला हुआ है ना कि फंगस लैचेस ऑन टू द क्रॉप रूट्स, तो रूट्स पे स्टिक होके एंड देन इट लॉक्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर, यस एंड दिस इज मोर पोटेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक द बेनिफिट impacts या फिर in terms of its working of its efficiency in carbon capturing compared to the natural carbon cycle. So that's how it is doing the carbon storage and sequestration under the soil. Now, but here the risk is if deforestation increases, then it will at the same time release to an equivalent amount of the carbon stored through the fungi. यस। एंड एक फैक्ट भी है रिलेटेड टू सॉइल, दैट सॉइल होल्ड्स 3 times more carbon than the atmosphere, and it can potentially absorb more than 5 gigatons of carbon dioxide per year. 1/7 of all the carbon dioxide that human activity injects into the atmosphere. So बोल सकते हैं कि कार्बन एमिशंस को फेज डाउन करने के लिए भी एक पोटेंशियल सोल्यूशन ये बन सकता है। The next is regarding glacial lakes multiplying in the Himachal and Tibet region and poses a threat to the lives and infrastructure downstreams. So ग्लेशियर लेक्स जो हैं इंडिया के अंदर, अगर बात करते हैं हिमाचल रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक, तो हम देखते हैं कि 1000 से भी ज्यादा ग्लेशियर लेक्स प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, जिनकी वजह से जो इंडिया है क्लाइमेट चेंज के बढ़ते रेट के साथ साथ इंडिया और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है टू दी इवेंट्स लाइक ग्लोफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखते हैं जो डाउनस्ट्रीम लोग रह रहे हैं और जो डेवलपमेंट के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, हाउसेस बनाए हैं, वो इम्पैक्ट होता है। तो लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक जैसे नेचुरल इवेंट्स की वजह से भी कई बार जो ग्लोफ है वो ट्रिगर हो जाता है। टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसकी वजह से साथ साथ में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लेक, जो ऐसे ग्लेशियर लेक्स होते हैं, इनका वाटर लेवल एकदम से बढ़ जाता है एंड सडन रिलीज ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द ग्लेशियर लेक्स। एंड क्योंकि ग्लेशियर लेक्स की जो लोकेशन है वो इतनी रिमोट होती है और इनएक्सेसिबल होती है, वहां पे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। लिमिटेड डेटा है हमारे पास उनके लिए कि कितना साइज फॉर्मेशन हो रहा है, कितना उनका साइज इंक्रीज हो रहा है एंड कौन कौन से जो ग्लोफ हैं वो पोटेंशियल रिस्क पोज करेंगे हमारे लिए। इसीलिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है ग्लोफ जैसे इवेंट्स को डिटेक्ट करना एंड एकदम से सडनली बेसिकली हमें उनके बारे में पता चलता है जितनी देर में हमारे पास टाइम नहीं होता इवैक्यूएट करने के लिए, शेल्टरिंग के लिए। तो मॉनिटरिंग और मैपिंग जो है ग्लेशियर लेक्स की वो हम सैटेलाइट्स के थ्रू कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम ड्रोन्स का यूज करके भी डिप्लॉय कर सकते हैं अगर वहां पे मैनुअली उसको स्टार्ट करने की जरूरत हमें नहीं है। इसके साथ साथ कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस फैला सकते हैं क्योंकि वही फर्स्ट लाइन विक्टिम है एक तरीके से। तो उनको अगर अवेयरनेस होगी कि जो
ऑलरेडी रिवर बह रही है, उसका अगर वाटर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है या फिर उसके साथ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स भी आ रहे हैं, ऊपर से रॉक्स भी आ रहे हैं, तो वो अवेयर हो सकते हैं एंड अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड अपने साथ साथ जो दूसरी डाउनस्ट्रीम कम्युनिटी है उनको भी बता सकते हैं अबाउट द ग्लोफ जैसे इवेंट्स के बारे में। इसके साथ साथ तो यहाँ इसके साथ साथ जैसे यहाँ लोकल कम्युनिटी है, साइंटिस्ट है, और साथ में जो पॉलिसी बना रहे हैं, उन तीनों का यहाँ पे कोलैबोरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इफेक्टिव हमें स्ट्रैटेजीज बनानी है। यस मानसी जी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो एक इम्पोर्टेंट मेंशन है वो है हिम कोस्ट, तो इट स्टैंड्स फॉर द सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। एंड यहाँ बात हो रही है कि these lake formations have been majorly seen in the upper सतलुज बेसिन। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, स्टेट्स आपने मेंशन कर दिए। एंड यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन की एक बात करते हैं, जो इफेक्टिव ऑन ग्राउंड सोल्यूशन क्या हो सकता है नाउ, पहला स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेक्स होना चाहिए, जो हम कर चुके हैं कि कौन कौन से रीजन्स में कितनी लेक्स फॉर्मेशन हो रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेट ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, और वी कैन से कि heavy downpour in very short term. So these are two major driving factors which is led to the creation of lakes. So after identification, can we devise a safe strategy or any safe method to diffuse off those lakes by firstly reducing the water stored there and then breaking down its structure so that no other lakes form there at the same place. So this can be one of the safer strategies that we can look into so that it does not turn out to be a disaster later on. So this can be one of the area apart from the things that you have mentioned. यस मानसी। एंड एनालाइज करने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजिंग ये कर सकते Right. हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिसमें अगेन हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बिकॉज हिली स्टेट्स में तो वहाँ पे वेदर चैलेंज वुड बी देयर। सो सिंथेटिक अपर्चर रडार इज लाइक इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस। हर क्लाइमेटिक कंडीशन में इट कैन मॉनिटर द अर्थ। हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें बेसिकली मिल पाएगी ना। हाँ, high resolution image and even in cloudy conditions, so that is not an hindrance for such type of satellites. यस प्रेरणा, इसको लिख लेना, ये जो इंस्टीट्यूट का नेम है, सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, एंड साथ में मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजिंग। The next is regarding the record temperatures in Great Barrier Reef. Great Barrier Reef is off coast Australia and सबसे बड़ी बोल सकते हैं हम कोरल रीफ फॉर्मेशन देखी जाती है वहां पे। एंड अब टेम्परेचर जो ओशन का है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर भी एंड डैमेज हो रहा है। एंड एक फिनोमिना हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। सो जो मेन रीजन है इसके पीछे वो क्लाइमेट चेंज ही है, जिसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एसिडिफिकेशन जो है ओशन का वो बढ़ रहा है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे मास लेवल पे कोरल ब्लीचिंग इवेंट हमें देखने को मिल रहा है मरीन हीट वेव्स की वजह से। इसके साथ साथ जब ब्लीचिंग होती है एंड एसिडिफिकेशन होता है तो जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब होता है, टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है, तो माइक्रोबियल क्रस्ट जो है उनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है एंड वो धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है इन दी कोरल रीफ्स, जिसकी वजह से जो डिजीज सस्पेक्टेबिलिटी भी है कोरल रीफ्स की ड्यूरिंग द कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स वो बढ़ जाती है। एंड बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि मास डेथ हो जाती है किसी डिजीज की वजह से इन दी कोरल कॉलोनी। तो सोल्यूशन की यहाँ पे अगर बात की गई है तो जो सोल्यूशन भी है कोरल रीफ्स के लिए वो यहाँ पे यही हो सकता है कि जो फेस डाउन करने की हम बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट जैसे है जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने की बात करते हैं वार्मिंग को, एक वो नेट जीरो एमिशंस बाय 2025 अचीव करने की बात करते हैं। इसके साथ साथ कोरल रीफ रिस्टोरेशन के लिए हम कोरल नर्सरीज खोल सकते हैं ऐसे जो कोस्ट के पास हमारे एरियाज हैं। इसके साथ साथ रीफ रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इवॉल्व करने में असिस्ट कर सकते हैं ताकि जो रेजिलियंस है इन रीफ्स की वो इंक्रीज हो जाए विद टाइम।
डिजीजेस से, एसिडिफिकेशन से या फिर मरीन हीट वेव से उतना इम्पैक्ट उनके ऊपर ना आए। एंड कोरल रीफ की अगर बात करते हैं तो कोरल पॉलिप के थ्रू वो फॉर्म होती है। कोरल पॉलिप क्या होता है? छोटा सा एनिमल होता है जो कि सी के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड ये जो पॉलिप होता है ये एक हार्ड सब्सटेंस सेक्रीट करता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो कि इस कोरल रीफ का एक एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है। धीरे धीरे जो पॉलिप है ये ग्रो होता है, बट उसके बाद मर जाता है, जिसकी वजह से ये जो पॉलिप्स हैं ये धीरे धीरे एक्सोस्केलेटन पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, धीरे धीरे कोरल कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। तो जब ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ मरीन हीट वेव हो रहा है, केमिकल रन ऑफ हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, ओवर फिशिंग है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हार्ड सब्सटेंस जो एक्सोस्केलेटन फॉर्म कर रहा था हमारे कोरल रीफ के अंदर, जो पॉलिप्स थे वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से डिजीज सस्पेक्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सो ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जाता है कोरल कॉलोनीज के ऊपर। एंड जब कोरल ब्लीचिंग होती है तो हम बोल सकते हैं कि वाइट या फिर येलोइश कलर में टर्न होने लगते हैं कोरल रीफ्स, एंड जब डेथ होती है तो ब्लैक कलर में टर्न हो जाते हैं। And another keyword that we associate with corals is symbiotic relationship. So ये हम मिस कर दिया। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं where are corals present in India, तो specific location कौन कौन सी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में they are there. Then in Lakshadweep Islands we have Gulf of Mannar या Palk Bay वो बोल सकते हैं near Sri Lanka, and Gulf of Kutch। तो सिर्फ इन्हीं locations पे we have corals in India। and importance of corals की अगर हम बात करते हैं तो सी फूड इंडस्ट्री के लिए important है, इको टूरिज्म के लिए they are very important, sustainable tourism we can say। Thirdly, we can talk about that they act as natural barriers in terms of reducing the impact of the natural disasters. For example, uh, cyclones is one of them, or when talk about a rise in the sea levels। And fourthly, we can talk about they act as carbon storage ecosystem, sequestration of carbon। एंड ऑल्सो ये जो कलर होता है कोरल रीफ्स का, ये जूजैंथली सेल्स के थ्रू उनको मिलता है। हाँ राइट, जब वो हाँ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड हो जाता है व्हेन द zooxanthellae दे एग्जिट, आफ्टर दैट वी सी की जो डिस्कलरेशन देखने को मिलता है इन कोरल्स इज बिकॉज ऑफ दिस। यस। Then next we are talking about the irrational use of antibiotics and what are the hidden dangers and क्या consequences होते हैं जिसको हम ज्यादातर टाइम पे ओवरलुक कर देते हैं। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे इश्यूज तो अराइज हो ही रहे हैं, बट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एक प्राइम एग्जाम्पल है मेडिसिन एंड पॉइजन पैराडॉक्स का। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह काम करता है एंटीबायोटिक्स। अगर आप माइंडफुली इसको यूज कर रहे हैं एंड इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं तो इट विल बी एक्टिंग एज मेडिसिन, बट अगर ओवर यूज हो रहा है एंड गलत यूज हो रहा है तो इट विल बी एक्टिंग एज पॉइजन, एंड इसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन के केसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो सस्पेक्टेबिलिटी है टू अदर इन्फेक्शंस वो रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है जो गट है, ब्रेन है, उस पूरे एक्सेस को जो लिंक होता है बिटवीन द माइक्रोबायोम एंड बिटवीन योर मेंटल हेल्थ, उस पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसी भी चीजें देखने को मिलती हैं अगर एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज किया जा रहा है। तो ऑल्टरनेट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, बेटर हाइजीन होना चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, बैक्टीरियोफेगस का यूज होना चाहिए दैट कैन रिड्यूस द रिलायंस ऑन एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के एथिक्स का भी रोल आ जाता है कि उनको पता होना चाहिए, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि जो एंटीबायोटिक्स है उनका ओवर यूज नहीं हो रहा है, एंड जो एंटीबायोटिक्स है वो मेडिसिन की तरह ही काम कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए जरूरी हो जाता है वैक्सीन एफिकेसी को मेंटेन करना। अगर हम एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेते रहेंगे तो हमारे माइक्रोबायोम्स को वो इम्पेयर कर देंगे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उतनी उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाएगा टू दी वैक्सीन, जिसकी वजह से उनकी कोई भी इफेक्टिवनेस जो है वो भी कम हो जाएगी।
तो शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके हैं ही, जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बट इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं इसके ड्यू टू द इरैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है जो कि अगले आने वाले कुछ सालों के बाद भी आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलते रहे। सो जो डिसरप्शन होता है आपके बैलेंस के अंदर, जो कॉम्पोजिशन और डाइवर्सिटी होती है हमारे माइक्रोबायोम के अंदर, उसमें डिसरप्शन देखने को मिलता है जो कि पूरे फंक्शनिंग को चेंज कर देता है। एंड एंड इसमें एक और सेफ्टी मेजर जो हमने, हाँ, एक और सेफ्टी मेजर जो बीच में इंट्रोड्यूस भी किया गया था बाय इंडिया वाज दैट you can only buy the antibiotic medicines if you have the prescription. So without prescription, it shouldn't be sold to the people at the chemist. So एक ये measure भी important है. So ease of availability जो है वो भी एक तरीके से जो हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है, हम खुद ही if we are like having fever तो हम खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं. खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं या फिर सिर्फ केमिस्ट के पास जाके हम मेडिसिन ले लेते हैं, वही हमें डोज बना हाँ. के दे देते हैं। हम्म. So Yes. role of CDSU is important. एंड इवन जब अभी हम ऊपर कोरल्स की बात कर रहे थे तो इसके रिगार्डिंग सेफ्टी एंड कन्वेंशंस कौन कौन से रिलेटेड टू द कोरल सेफ्टी. सो वन इज कन्वेंशन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD जिसको हम बोलते हैं. सो इट इज इंक्लूडिंग सर्टेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर द मरीन एंड द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी जो अगेन उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे फोकस करता है. रामसर कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेटलैंड्स पे है बट अगेन उसमें कोरल रीफ्स भी इंक्लूडेड है. दे आर रिकग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन एज vital wetland ecosystem that needs protection. And role of United Nations Convention, the Law of Sea, and the International Seabed Authority is also thirdly the third pillar we can say. And there is again International Coral Reef Initiative भी है. So in this we are seeing participation of governments, NGOs, other international organizations to protect the corals. So they are focusing upon firstly raising awareness, building the capacity, implementing policies to protect them. पेरिस एग्रीमेंट हमने मेंशन कर दिया था. Yes. इसके साथ साथ जब एंटीबायोटिक्स के जुडिशियल यूज की हम बात करते हैं तो अवेयर नेम से WHO का इनिशिएटिव भी है. अवेयर दैट मींस एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व क्लासिफिकेशन. सो कैटेगराइज करने की बात करता है एंटीबायोटिक्स को इन दीज 3 ग्रुप्स ताकि एक गाइडेंस मिल पाए डॉक्टर्स को भी कि कैसे यूज करना है, किस स्टेप पे कितने एंटीबायोटिक्स का यूज करना है एंड अवेलेबिलिटी कैसे हो रही है इन ऑफ दोज एंटीबायोटिक्स. WHO, FAO इनका रोल आ जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एंड CDSU ऑन द नेशनल लेवल. देन रिगार्डिंग एमपॉक्स की बात करते हैं तो मंकी पॉक्स बोलते हैं, वायरल डिसीज है. ज्यादातर देखा गया था कि इसका आउटब्रेक होता था अफ्रीका के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट के अंदर. फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल एक होता है. एंड इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट अगर कांटेक्ट हो रहा है इन्फेक्टेड एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के बीच में तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, वायरल डिसीज है. इसके साथ साथ मंकी पॉक्स के लिए मानसी वैक्सीन होगी इंडिया के अंदर भी इंडिजिनस. हाँ, वैक्सीन होगी इसके लिए. लेट मी सर्च. मॉलिक्यूलर सर्विलेंस कर सकते हैं इंडिया जैसे कंट्रीज के अंदर. साथ साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम लेके आ सकते हैं ताकि इंडिजिनस कैपेबिलिटी हम बना पाए फॉर द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग आल्सो. वैक्सीन्स काफी सारी अवेलेबल हैं तो वैक्सीन है इसके लिए. एंड सबसे पहले दिस वाज डिस्कवर्ड इन मंकीज. उसके बाद वी सॉ कि 1917 में फर्स्ट ह्यूमन केस डिस्कवर हुआ था इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. And now of late we are seeing कि there are certain like higher large outbreaks in Europe and North America. So animal to human transmission possible है of monkeypox, and it can be through blood, it can be through bodily fluids, it can be through skin, and human to human भी possible है. Apart from this, तो fatality rate जो है it is from 1% to 10% depending upon the strain which is there. So इसमें भी यही challenge है
Because it is a viral disease, so there is gene mutation which is happening within the virus. So even the efficacy and the effectiveness of vaccine, somewhere it gets reduced because of this changing and mutating nature of the virus, which was again visible in COVID-19 case also. Yes. And this belongs to the orthopox virus genus, जो monkeypox है. Similar to smallpox होता है, but compared to smallpox, it is less severe. Orthopox. Orthopox genus family. Then next we're talking about why India's Gagan Yatris are going to ISS. So गगनयान मिशन जो कि सिग्निफिकेंट है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा, एंड जिनको हम वहां पे भेज रहे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उनको हम गगन यात्रीज बोलते हैं. तो कौन कौन पार्ट है इसमें? 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं फ्रॉम द IAF, इंडियन एयरफोर्स, जिनको सिलेक्ट किया गया है. कैप्टन प्रशांत नैयर, अजीत कृष्णन, इसके साथ साथ अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो ट्रेनिंग अंडरगॉन की है जिन्होंने इन रशिया, एंड करंटली इसरो में ट्रेन कर रहे हैं इन दी बेंगलुरु. सो जो गगन यात्रीज हैं क्यों जा रहे हैं ISS, इनका बेसिकली बोल सकते हैं कि एम ये है गगनयान मिशन का भी, कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकता है, देन वापस सेफली लेके आ सकता है, वो कैपेबिलिटी को एक तो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा. इसके साथ साथ इंडिया के जब एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करेंगे टू दी ISS फॉर द ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, तो एक तरीके से देखा जा रहा है कोलैबोरेशन है विद नासा, फिर विद एक्सियोम स्पेस मिशन, जो कि इंडिया को भी एक एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करेगा. सो लॉन्ग टर्म में इंडिया भी आगे आने वाले टाइम में जो मिशंस करेगा उसमें भी प्रिपेयर्डनेस के लिए हेल्प कर रहा है ये मिशन, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं नासा के साथ एंड रशिया के साथ, तो ये डेफिनेटली इंडिया को भी हेल्प करेगा. पैरामीटर्स क्या है? सो 3 क्रू मेंबर्स जो हैं 400 किलोमीटर्स पर डे, क्रू ऑफ 3 मेंबर्स टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर्स, 3 दिन में भेजा जाएगा, एंड देन वापस उनको लेके आया जाएगा 3 दिन के बाद. तो जो स्पेस क्राफ्ट है, इट विल बी लॉन्च्ड बाय यूजिंग इसरोज ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट, एंड रिगरस ट्रेनिंग उसी के लिए हो रही है. एंड इंडिया के स्पेस सेक्टर के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है? तो इंडिया के स्पेस सेक्टर के ऊपर यही बोल सकते हैं कि जो इंडिया की रेपुटेशन है इन दी ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी, उसमें भी डेमोन्स्ट्रेट हम कर पाएंगे कि इतने कॉम्प्लेक्स टास्क जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है उसको हम सेफली कैरी आउट कर पा रहे हैं. तो फ्यूचर कोलैबोरेशंस के लिए भी एक गेटवे खोलता है इंडिया के लिए, डिफरेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर. सो बोल सकते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है स्पेस सेक्टर के अंदर उसको भी सॉलिडिफाई कर देगा ये. एंड जैसे आर्टेमिस मिशन की हम बात करते हैं, तो आर्टेमिस मिशन इज ऑल्सो द एम इज टू रिटर्न द ह्यूमंस टू द मून एंड इवेंचुअली टू मार्स. तो ये नासा का प्रोग्राम है. तो इसमें सिर्फ लाइक कौन कौन सी कंट्रीज है जब हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस की बात करते हैं? तो USA इज देयर, रशिया इज देयर, चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया. बाकी कंट्रीज में जापान ने भी आई थिंक भेजा है, एंड UAE. They have also sent their first astronaut to ISS in 2019 through partnership with Russia. So India 5th रैंक पे है. 5th rank there. Okay. We can continue in the next session.